सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि दिन भर क्या हुआ। आज सुबह करीब 8 बजे कोरोना के सरकारी आंकड़े सामने आए और इन आंकड़ों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ाई है। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 12,847 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक्टिव केसों की संख्या 63,000 के पार हो गई। रिकवरी रेट की बात करें तो ये 98.64%, जबकि डेली पॉजिटिविटी रेट लगभग 3% पर पहुंच गया है। और कोरोना की खबरों के बीच अग्निपथ योजना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया। सरकार ने भर्ती योजना के पहले बैच के लिए आयु सीमा में बदलाव का ऐलान किया। भर्ती के लिए उम्र की सीमा अब 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। उधर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। इन खबरों के बीच महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल 16 लाख बच्चों ने बोर्ड परीक्षा दी थी। परीक्षा में कुल 96.94% छात्र सफल रहे। इस साल 10वीं क्लास की परीक्षा 15 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित हुई थी। इस बार 10वीं क्लास की परीक्षा में छात्राएं जो है वो छात्रों से आगे हैं। छात्राओं का पास प्रतिशत देखें तो 97.96%, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 96.06%। इधर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अब सोमवार को पूछताछ होगी। राहुल की अपील पर एजेंसी ने पूछताछ 3 दिन के लिए टाल दी है। राहुल को आज ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने मां सोनिया गांधी की खराब तबीयत का हवाला देकर जांच एजेंसी से पूछताछ पोस्टपोन करने की अपील की। इसे ईडी ने मान लिया। अब तक राहुल गांधी से 3 दिनों में 30 घंटे पूछताछ हुई है। दोपहर होते होते खबर आई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के घर सीबीआई की रेड पड़ी है। अग्रसेन गहलोत पहले ही फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट मामले में गड़बड़ी को लेकर ईडी की जांच के दायरे में। ईडी का आरोप है कि अशोक गहलोत के भाई ने साल 2007 और 2009 में बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर का अवैध रूप से निर्यात किया। इस मामले की जांच ईडी में भी चल रही है। कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी पर करीब 5 करोड़ 46 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई। अग्रसेन की अपील पर हाईकोर्ट ने ईडी से जुड़े मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अब इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की है। मुख्यमंत्री गहलोत के भाई के घर सीबीआई की रेड के बीच एक और खबर सुर्खियां बनी। खबर आई कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक इसमें सत्येंद्र जैन के भी ठिकाने शामिल हैं। सत्येंद्र जैन इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले भी ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी की थी। उस वक्त कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिसमें 2 करोड़ 23 लाख कैश के अलावा 133 सोने के सिक्के मिले थे। सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच चल रही है। इस बीच खबर आई कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनावों में वोट नहीं डाल पाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान मलिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कहा कि मंत्री सिर्फ पुलिस एस्कॉर्ट का इस्तेमाल करके अपना वोट डालना चाहते हैं। देसाई ने कहा कि मलिक को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए उन्हें वोट डालने की प्रक्रिया से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। और इन सब खबरों के बीच दिल्ली की एक और खबर सुर्खियां बन गई। खबर आई कि दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी लेने या छोड़ने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने कहा था कि मुफ्त बिजली सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इसे लेना चाहते हैं। फॉर्म भरकर बिजली सब्सिडी लेने या छोड़ने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। और शाम होते होते खबर आई कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 30 दिन की पैरोल मिल गई है। रोहतक की सुनारिया जेल से बंद राम रहीम पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने आश्रम में रहेगा। इससे पहले पंजाब विधानसभा चुनाव के समय 1 महीने की पैरोल उसे दी गई थी। हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राम रहीम को नियमों के अनुसार पैरोल मिली है और उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। 2017 में बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राम रहीम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
और इन खबरों के बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश के जारी रहने की संभावना जाहिर की है। आईएमडी ने कहा है कि 19 जून तक तेलंगाना, तमिलनाडु और 18 से 20 जून के दौरान दक्षिण कोंकण, गोवा और 20 जून को दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर और पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही 24 जिलों के 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। असम के कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र समेत तमाम नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं नलवाड़ी जिले में बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक पर भर गया। और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ने बुक माई शो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। जी हां, डीजी इन्वेस्टिगेशन को 60 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने थिएटर्स के साथ एक्सक्लूसिव करार पर जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में देखा जाएगा कि बुक माई शो और मल्टीप्लेक्सेस के बीच सांठगांठ तो नहीं हुई है। बुक माई शो पर आरोप यह है कि मोटी फीस शेयरिंग पर कुछ थिएटर्स से 100% टिकट का करार किया गया है। सीसीआई की पहली नजर में एक्सक्लूसिव करार से कंपटीशन को नुकसान पहुंचने का शक है। आरोप यह भी है कि डोमिनेंट पोजीशन से ग्राहकों पर 19 से 25 रुपए प्रति टिकट का बोझ बढ़ गया। एक ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल की अर्जी पर सीसीआई ने जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। परिसीमन के बाद अब जम्मू में 43 और कश्मीर में विधानसभा की 47 सीटें होंगी। हाल ही में जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज संपन्न हुई है और यहाँ की विधानसभा का स्वरूप थोड़ा बदलने जा रहा है। अब तक 83 विधानसभाओं में जम्मू क्षेत्र के 37 और कश्मीर से 46 सीटें हुआ करती थी। अब इसमें बदलाव आया है कि कुल 90 सीट्स में से 43 जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। मुझे लगता है कि इस साल के अंत तक हो सकता है कि चुनावी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो, जिसकी प्रबल संभावना है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। आपने अब तक महिलाओं और पुरुषों के बीच डिप्रेशन के मामले बढ़ते सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि 5 साल का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है। बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर डब्ल्यूएचओ की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की उम्र के बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और पूरी दुनिया में 5 साल से 9 साल के 8% बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। जी हाँ, काफी बड़ी तादाद है ये। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 14% किशोर किसी न किसी मानसिक बीमारी के शिकार हैं। डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट से पहले अक्टूबर 2021 में यूनिसेफ की भी एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भी कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 24 साल के 14% युवा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। जापान और इथियोपिया जैसे देशों में हर 10 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन है। 21 देशों के औसत हिसाब से हर 5 में से 1 बच्चे को डिप्रेशन है। वहीं भारत में हर 7 में से 1 किशोर को डिप्रेशन की शिकायत है। लेकिन भारत में बच्चे अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर मदद लेने के बारे में नहीं सोचते। डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों के शिकार आधे में से भी कम बच्चों को पता है या फिर उनको लगता है कि उन्हें इलाज की जरूरत है। भारत में 15 से 24 साल के 41% जो किशोर हैं या युवा बच्चे हैं, उन्होंने मानसिक बीमारी के लिए मदद लेने की बात कही। मानसिक परेशानी के हल के लिए भारतीय किशोर और युवा ही सबसे कम मदद मांगने को लेकर जागरूक दिखे। बाकी देशों में 56 से 95% किशोरों और युवाओं ने माना
उनकी जो मानसिक परेशानियां हैं उसके लिए उन्हें मदद की जरूरत होती है। अब वापस लौटते हैं डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट पर। डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों में मानसिक बीमारी की वजहों को भी गिनाया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ज्यादातर बच्चों की मानसिक बीमारी की वजह उनकी शारीरिक डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता है। लेकिन सिर्फ दिव्यांगता एक कारण नहीं है, इसके साथ ही कई और वजहें भी इसमें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के हर 50 में से एक बच्चे को किसी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की वजह से मानसिक बीमारी हो रही है। अमीर देशों में 15% लोग इस बीमारी का शिकार हैं और गरीब देशों में लगभग 12% लोग मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन की वजहों पर जब रोशनी डाली गई तो पता चला कि बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल अब्यूज और बुलिंग डिप्रेशन के 2 बड़े कारण हैं। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में डिप्रेशन बढ़ने की एक बड़ी वजह कोरोना भी है। कोविड की वजह से बाहर की एक्टिविटीज पर पाबंदी लग गई थी। इसके अलावा पढ़ाई का दबाव, पेरेंट्स का ज्यादा वक्त न देना और पारिवारिक मसलों का भी असर बच्चों पर पड़ता है। सिंगल फैमिली की वजह से भी बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। कई बच्चे खुद को अलग महसूस करते हैं और अकेला रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक भेदभाव भी इसकी एक अहम वजह है। यूनिसेफ के मुताबिक कोरोना काल में पढ़ाई से दूरी, खेल से दूरी, दोस्ती से दूरी और परिवार में पैसे के तनाव की वजह से बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। यूनिसेफ का आंकलन बताता है कि भारत में 40% बच्चे डिजिटल क्लासरूम तक नहीं पहुंच सके। सुविधाओं और इंटरनेट के अभाव ने बच्चों की पढ़ाई में बाधा खड़ी की, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। मानसिक बीमारियां बच्चे हों चाहे बड़े, सब पर काफी ज्यादा असर डालती है और इसका असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है। डब्ल्यूएचओ की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मानसिक बीमारियों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2012 से लेकर 2030 तक मानसिक बीमारियों का बोझ देश को 1,03,000 करोड़ के नुकसान करवा सकता है। यह अनुमान 2020 में डब्ल्यूएचओ ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाया था। बच्चों को डिप्रेशन से बचाना है तो उन पर ध्यान देना जरूरी होगा। हम बच्चों पर सही से ध्यान न दें तो डिप्रेशन और गहरा सकता है। बच्चों में भी स्कूल का स्ट्रेस होता है, घर में माता पिता का स्ट्रेस होता है, उसका भी बच्चों पर अलग से स्ट्रेस पड़ता है। स्कूल में और सोसाइटी में लोग कैसे उनके साथ बर्ताव करते हैं, उसका असर भी दिखता है। बच्चों के आसपास आप कैसा माहौल तैयार करते हैं, उसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नजर आता है। बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों के अंदर दिखने वाले लक्षणों को पहचानें, उनसे बात करें, उनकी काउंसलिंग करें। जरूरत पड़ने पर बच्चों को डॉक्टर की सलाह जरूर दें, उन्हें डॉक्टर से मिलवाएं, उन्हें अच्छा माहौल देने का प्रयास करें, दवा के साथ साथ प्यार दें, उन पर भरोसा करें, क्योंकि हर स्थिति में बच्चों का पहला सहारा जो है वो उनके पेरेंट्स हैं। और अगर पेरेंट्स ही बच्चों को नहीं समझेंगे तो उनका डिप्रेशन जैसी स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल होता जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ माइंड टेम्पल की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर अंजलि छाबड़िया जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया डॉक्टर अंजलि की अब तक हम वयस्कों में, यूथ में, बड़े लोग जो हैं, महिलाएं, पुरुष और पेशेवर लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें हम डिप्रेशन की बात सुनते थे, लेकिन 5 साल तक के बच्चों में डिप्रेशन का डब्ल्यूएचओ का ये जो खुलासा है, ये कितनी चिंताएं बढ़ाता है और कितना गंभीर है? देखिए, ये जो डब्ल्यूएचओ का फाइंडिंग है वो एक्चुअली बच्चों में पहले भी डिप्रेशन हुआ करता था, मगर अभी कोविड के वजह से बच्चे अगर खेल नहीं पाए हैं, स्कूल नहीं जा पाए हैं और उस वजह से भी घर में बैठे हैं और उन्होंने घर में बहुत सारी तकलीफें देखी हैं। कोई बच्चे तो उनके दोनों पेरेंट्स कोविड के वजह से गुजर गए हैं। तो बच्चों में डिप्रेशन है और आज दिख रहा है और इसके ऊपर चर्चा करनी भी बहुत ज़रूरी है, प्लस उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उन्हें डिप्रेशन से बाहर नहीं लाएंगे, तो आगे जाके डिप्रेशन बढ़ सकती है और आत्महत्या तक भी लेके जा सकती है। तो ये चीज़ हर टीचर को, हर पेरेंट को, हर डॉक्टर को ये चीज़ के बारे में सोचना है और देखना है कि अगर कोई बच्चा उनके घर में है या उनसे उनके साथ है,
जो समझो खेल नहीं रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़पना दिखा रहा है, तो उसका डिप्रेशन का मतलब उसे डिप्रेशन हमें देखना है कि उसे डिप्रेशन है कि नहीं है। टोटली। अब दो चीजें हैं मैम, एक हम बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, इनफैक्ट इंस्टाग्राम फेसबुक की खुद की फाइंडिंग्स हैं जो ये बताती हैं कि भाई बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो भी सोशल मीडिया के उसमें। अब हम सब जानते हैं कि दुनिया को बताने के लिए इन ऐप्स ने 13 साल की उम्र तय की हुई है बच्चों के लिए, लेकिन जी, अब सब जानते जी, हैं कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे वहां पर हैं, ये एविडेंट है। जी, ये सिर्फ जी, कागजी जी, खाना पूर्ति है कि भाई 13 साल तक के बच्चे ही आ सकते हैं, उससे नीचे नहीं आएंगे। जी, अब जी। उनमें वो जो वहां पर प्रवृत्तियां देख रहे हैं इंटरनेट की, और एक हुँ, दूसरे से ज्यादा अच्छा दिखने की होड़, ज्यादा जी, ज्यादा हुनरबाज होने की होड़ कि मैं ज्यादा टैलेंटेड हूं, या मैं ज्यादा सुंदर हुँ, हूं, मैं हुँ, ज्यादा स्किल्ड हूं, ये हुँ, सोशल मीडिया हुँ। का ट्रेंड भी बच्चों के लिए कितना जिम्मेदार है उनको डिप्रेशन में डालने के लिए? डेफ़िनेटली ये एक ट्रेंड है जो बढ़ रहा है और क्या होता है कि जब बच्चे सोशल मीडिया से वाकिफ़ हो जाते हैं, एक जैसे आपने कहा एक कॉम्पिटिशन हो जाता है और देखिए कोई अपनी खराब पिक्चर्स तो सोशल मीडिया में नहीं डालता है। तो जब बच्चे दूसरे बच्चों की पिक्चर्स फ़ोटोज़ देखते हैं या फिर देखते हैं कि वो घूम रहे हैं और हम घर पे हैं या वो खुश हैं और हम दुखी हैं, इसमें उनका डिप्रेशन बढ़ जाता है, उनका इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाते हैं। प्लस एक सोशल मीडिया में सबको परफेक्ट होना है, तो हर बच्चे को मतलब हर टीनेजर स्पेशली जो होते हैं या प्री टीन्स होते हैं, समझो 10-11 साल की उम्र से लेके 16-17 साल तक उन्हें कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनका एक जो सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही सिर्फ बाकी रह गया या रह गई। या फिर उन्हें ऐसा भी लगता है कि देखिए वो कितनी गोरी है या वो कितना लंबा है, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। और इस वजह से वो एक तो सोशल मीडिया में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और अपना पूरा टाइम उसमें बिताना शुरू करते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब मेरे पास बहुत माँ-बाप भी आते हैं, बोलते हैं कि इन्हें हम सोशल मीडिया से कैसे हटाएँ? हम्म। या फिर अगर हम इन्हें बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं जाने देते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मेरे सब फ्रेंड्स हैं इस पे, सिर्फ मैं नहीं हूँ। ओके, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाता है और आज तो ये घर-घर की कहानी हो गई है। मगर एब्सोल्युटली। बहुत ज़रूरी है कि आपको देखना है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया में कितना इन्वॉल्व हो रहा है और उसका क्या असर। बुलिंग भी होता है सोशल मीडिया पे, बिल्कुल होता है। जो बच्चे अक्सर माँ-बाप को नहीं बताते हैं। बिल्कुल, बुलिंग होता क्योंकि है, उनकी जी, ट्रोलिंग होती है, और इस वजह से वो लोग जी, बहुत। अच्छा, दूसरा कि वो कंपैरिजन जो करने लगते हैं ना कि मैंने फोटो डाली, मैंने रील डाली, मैंने वीडियो डाला, मेरे को लाइक्स नहीं जी, आए, मेरे को व्यूज नहीं मिले, मेरे बिल्कुल, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो जी, कंपटीशन है, और बिल्कुल आपने सही कहा, बुलिंग और ट्रोलिंग तो अलग से है ही। लेकिन जी, इन सब में अंजलि, एक माँ बाप की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। माँ बाप सही समय पर सही संकेतों के जरिए बच्चे की मानसिक हेल्थ को समझें, पहला। दूसरा, अगर उन्हें लग रहा है कि बच्चा डिप्रेशन में है, तो डॉक्टर के पास ले जाने में बहुत सारे पेरेंट्स हिचकते हैं। उनको ये जी, मानने को जी, वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है या किसी मानसिक तनाव में है। क्यों? क्योंकि जी, वो भी एक कंपटीशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों जी, से, दूसरे पेरेंट्स से वो खुद को कंपेयर करते हैं कि देखिए दूसरे पेरेंट्स के जो सामने वाले हैं, उनका बच्चा तो बड़ा खुश रहता है, उनके पेरेंट्स अपने जी, बच्चे के साथ खुश रहते हैं। अब दुनिया को अगर पता चल गया कि मेरा बच्चा खुश नहीं है या मेरा बच्चा तनाव में है, तो कहीं हमारी परवरिश जो है उस पर सवालिया निशान लग जाए। तो ये माँ बाप को भी बिल्कुल। समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही जो आपने कहा कि एक तो जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ का, हम्म। अगर किसी को बुखार होता है तो हम इमीडिएटली कोविड का टेस्ट कर लेते हैं या बुखार का तपास करते हैं। मगर अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में जाता है, तो माँ-बाप को ऐसे लगता है कि शायद मेरी गलती है किधर। और कभी-कभी अक्सर बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो किया, इस वजह से हम उदास हो रहे हैं। मगर कारण कुछ भी हो, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम बच्चों का इलाज टाइम पे नहीं कराएँगे, तो आगे जाके ये डिप्रेशन बढ़ जाएगा, बच्चे गलत हैबिट्स में चले जाएँगे।
और कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चे आत्महत्या की तरफ भी जाते हैं, अपने आप को काटना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो अपने आप से खुश नहीं है। तो हमें ऐसा देखना है कि स्टिग्मा को दूर हटाना है। इनफैक्ट मैं अक्सर बहुत प्लेटफॉर्म्स पे बोलती हूँ कि हमें आज एक मेंटल हेल्थ मिनिस्टर की ज़रूरत है, सख्त हमारे देश में, क्योंकि हमें हर घर में जाके देखना है कि बच्चों की हालत क्या है, बूढ़ों की हालत क्या है, क्योंकि जो युवा लोग हैं, स्टूडेंट्स की हालत क्या है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और स्टिग्मा के वजह से ये लोग साइकियाट्रिस्ट के तरफ नहीं पहुंचते हैं और उस वजह से ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं और रोज हम किसी न किसी आत्महत्या के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों की मानसिक स्थिति, खासतौर से WHO की ये रिपोर्ट है, इस पर आपने अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए डॉक्टर अंजलि छाबड़िया। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। कोरोना के 2 साल बाद अब स्कूल पूरी तरह से खुलने को तैयार हैं। एक तरफ जहां बच्चों का स्कूल खुलने से पेरेंट्स काफी खुश हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई के बीच स्कूलों में बढ़ते खर्चों पर भी सबकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। जेब पर बड़ा बोझ सब महसूस कर रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद स्कूल के गेट पूरी तरह से खुलने को तैयार हैं। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन कोरोना के 2 साल बाद अब हालात बदल गए हैं। हर चीज महंगी हो गई है। पहले स्कूलों ने फीस बढ़ाई और फीस जमा करने का दबाव बनाया, और अब हालात ये हैं कि स्टेशनरी से लेकर किताबें और यूनिफॉर्म भी महंगी हो गई है। यूनिफॉर्म और किताबों का खर्च भले ही वन टाइम हो, लेकिन इस खर्चे में भी 25 से 30% की बढ़ोतरी हुई है। 2 साल के बाद एकदम से स्कूल खुले हैं तो बाजार में डिमांड भी ज्यादा है और चीजों की लागत भी काफी बढ़ी है। बच्चों की स्टेशनरी में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। जैसे पहले 150 पेज की नोटबुक 55 से 60 रुपए की मिलती थी, जो अब बढ़कर 75 से 80 रुपए तक पहुंच गई है। डीलर्स का कहना है कि डिमांड में बढ़ोतरी के साथ सप्लाई में कटौती हुई है। इसके पहले 2 साल तो लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन के बाद जैसे ही चालू हुआ, काम धंधा सबका बंद था और बुक की कीमत, छतरी, रेनकोट, जो कीमत बढ़ा है कि बोलने लायक नहीं है। बच्चों के स्कूल बैग्स और दूसरी चीजों के दाम में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। ये तो बात हो गई वन टाइम खर्चे की, लेकिन जो खर्चा हर महीने जेब पर बोझ बढ़ाएगा वो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। स्कूल बसों के किराए में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। स्कूल बस संचालकों ने किराए में 20% तक की बढ़ोतरी कर दी है। स्कूल बस संचालकों का कहना है कि ईंधन की कीमत में वृद्धि और बस की लागत में इजाफा हुआ है। इसके अलावा चालक और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, RTO शुल्क आदि खर्च भी हैं। 20% जो फीस बढ़ाई है उसके अंदर सब लेबर आ जाता है, डीजल आ जाता है, ड्राइवर्स की आते हैं, पगार आ जाती है, बस हर चीज़ का उसके अंदर इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से ये 20% फीस बढ़ी है। तो इसमें भी अभी गुजारा नहीं हो रहा है, क्योंकि इलीगल गाड़ियाँ और वैन जितनी चल रही है उसकी वजह से तो बस का बिजनेस ही पूरा धंधा बंद होने वाला है। पहले ही महंगाई की मार झेल रहे अभिभावकों को अब स्कूल का बढ़ा हुआ खर्च भी उठाना पड़ रहा है। इससे उनका बजट बिगड़ रहा है, लेकिन पेरेंट्स के लिए इतना सुकून जरूर है कि स्कूल फिर से खुल गए हैं और बच्चों की पढ़ाई एक बार फिर से बिना रुकावट के होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सड़कों पर लगे जाम को ठीक करने में सरकार की मदद करेंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए जल्द ही सरकार आपको नगद इनाम देने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद सरकार ने इसकी जानकारी दी है। देखिए ये रिपोर्ट। सड़कों पर जाम लगना एक आम दिक्कत बन चुकी है। अक्सर ये जाम सकरी सड़कों पर ज्यादा लगते हैं और इन जाम के लिए ज्यादातर अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जिम्मेदार होती हैं। कई बार लोग गलत तरीके से गाड़ी पार्क कर बेफिक्र हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए सरकार आम नागरिकों की मदद लेने वाली है और बदले में देने वाली है नकद इनाम। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि सरकार एक नया कानून ला रही है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े वाहन की तस्वीरें भेजता है तो उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं गलत तरीके से पार्किंग करने वाले वाहन मालिक को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। गडकरी ने बताया कि सरकार जल्द इसके लिए एक नया कानून ला रही है।
नितिन गडकरी ने इस बात पर भी दुख जताया कि लोग गाड़ियां तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें रखने के लिए पार्किंग स्पेस नहीं बनाते और अपनी गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं और इसी वजह से जाम जैसी दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। अब जब सरकार गलत तरीके से वाहन खड़े करने वालों पर जुर्माने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी सूचना देने वालों को इनाम दे रही है, तो आने वाले दिनों में जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के कुछ इलाकों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों के बीच सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। अब प्राइवेट पेट्रोल पंपों को भी अपना स्टॉक मेंटेन करना होगा और पेट्रोल डीजल की बिक्री करनी होगी। इसके लिए सरकार ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन लागू किया है। यह नियम देश में सभी पेट्रोल पंपों के लिए लागू होगा। पूरी खबर जानते हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे से। बताइए अमरीश। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले कुछ दिनों में लगातार हमने देखा था कि पेट्रोल पंप पर ये बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ डीजल उपलब्ध नहीं है, यहाँ पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही कुछ और ऐसी भी अफवाहें आ रही थी कि सरकार ने सप्लाई कम कर दी है या फिर जिस तरह से डिमांड है कुछ राज्यों को विशेष तौर पर सप्लाई कम की गई है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कुल में इन सारे आरोपों का सरकार लगातार खंडन करती आई थी। यहाँ तक कि सरकार की जो तीनों कंपनियां हैं, हिंदुस्तान, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल, वो भी लगातार कह रहे थे कि सप्लाई और डिमांड का कोई डिफरेंस हमारी तरफ से नहीं क्रिएट किया गया है और हम अपने पेट्रोल पंप को पूरी सप्लाई दे रहे हैं। बावजूद उसके पेट्रोल और डीजल का क्रंच देखने को मिल रहा था। उसके पीछे एक बड़ी वजह जो सरकार ने नोटिस की वो ये थी कि कुछ निजी पेट्रोल पंप जो है उन्होंने अपने पेट्रोल पंप बिना किसी वजह को बताए हुए बंद कर दिए थे या फिर उन्होंने वहां पर जो डीजल और पेट्रोल की सप्लाई थी वो कम कर दी थी। सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है आज और इस बड़े निर्णय के साथ सरकार ने एक सर्विस ऑब्लिगेशन लगा दिया है पूरे देश में। या इस नए नियम के तहत पूरे देश में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनको आवश्यक होगा कि वो अपने जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो खोलें, साथ ही साथ जो मिनिमम स्टॉक है वहां पर डीजल और पेट्रोल का वो भी मेंटेन करें। सरकार इन दोनों ही चीजों की निगरानी करेगी और किसी भी सूरत में वो सरकार के इस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही साथ उनका जो लाइसेंस है उस पर्टिकुलर आउटलेट को लेकर वो भी कैंसिल किया जा सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह ये सामने आई थी कि कुछ जो रिटेल आउटलेट्स हैं उन पर जो निजी कंपनियां थी वो शायद तेल की आपूर्ति कम कर रही थी और वहां का जो तेल था वो बाहर के देशों में जहां पे कि भारत की तुलना में कम रेट थे या ज्यादा रेट मिल रहे थे वहां पर वो उसको एक्सपोर्ट कर रही थी। तो इस ऑब्लिगेशन को सरकार ने आज से लागू कर दिया है और आज के बाद से आवश्यक हो जाएगा देश के हर पेट्रोल पंप पर, हर रिटेल आउटलेट को कि वो सरकार के तय नियमों के अनुसार ऑपरेट करे। यानी कि खोलने का समय, बंद करने का समय भी सरकार तय करेगी। इसके अलावा जो मिनिमम स्टॉक लिमिट है वो सरकार ने तय कर रखा है, उससे कम उनके पास तेल नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा जो भी तेल की आवागमन है वहां पर या फिर बिक्री है उन सबका रिकॉर्ड सरकार को देना होगा। तो कुल मिलाकर सरकार इस पूरे प्रयास से ये चाहती है कि देश में अगर तेल की किल्लत नहीं है तो लोगों को भी ये संदेश पूरा जाए और किसी को भी जो उनकी खपत है उसमें पूरा जो पेट्रोल और डीजल है वो भरपूर मात्रा में मिलता रहे। क्योंकि इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है क्योंकि खेती का सीजन है, इस समय जो गेहूं की जो दवाई है वो चल रही होगी। इसके अलावा नई फसल, मानसून के आने से जो नई फसल की बुआई है उसका प्रोग्राम शुरू होना है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती रहे सुचारू रूप से, इसके लिए सरकार ने यह प्रयास किया है। शुक्रिया अमरीश। फ्रॉड या धोखाधड़ी करने वाले ठग अब नए नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि ठगों ने इस बार ऐसा तरीका निकाला कि ठगी का शिकार होने वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यानी ना तो आपके मोबाइल पर कोई ओटीपी आएगा, ना ही पैसे निकालने की कोई सूचना मिलेगी, ना आपने कोई अपने डिटेल्स कहीं शेयर किए। तो फिर कैसे हो गया फ्रॉड? क्या है ये फ्रॉड का नया तरीका? देखिए इस रिपोर्ट। अब तक आपने मोबाइल क्लोनिंग, फिशिंग, हैकिंग और ओटीपी के जरिए ठगों की करतूतों को देखा सुना होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि जालसाज हमारे आपके सोचने से दो हाथ आगे की सोचते हैं, जिसकी एक वानगी है सिम स्वैपिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी के सिम कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड तैयार किया जाता है और जालसाजी को अंजाम दिया जाता है। ताजा मामला मुंबई से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक कारोबारी के खाते से 2.25 करोड़ की रकम को सिम स्वैपिंग के जरिए कोलकाता के एक ठग ने साफ कर दिया। आपको बताते हैं कि कैसे ठग सिम स्वैपिंग से जुड़ी जालसाजी को अंजाम देता है। सबसे पहले ठग किसी के फोन की सिम को ब्लॉक कराते हैं। फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। इस दौरान ठग उसी नंबर पर सिम स्वैप के तहत एक नया सिम ले लेते हैं। नेटवर्क गायब होने पर ठगी के शिकार व्यक्ति को शुरुआत में लगता है कि ये नेटवर्क इशू है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका सिम डेड हो चुका है। जब तक वो कुछ समझ पाता है, उसके बैंक खाते में पड़ी रकम पर जालसाज हाथ साफ कर चुका होता है।
इस तरह के फ्रॉड में सारा खेल OTP से जुड़ा होता है। इसमें पैसे निकलने का कोई मैसेज भी आपको नहीं मिलता। इस तरह की ठगी के ज्यादातर मामलों में स्कैमर के पास ठगी के शिकार व्यक्ति की बैंकिंग ID और पासवर्ड होता है। अब बस उन्हें OTP की जरूरत होती है। सिम स्वैप होते ही बैंक का OTP नए सिम पर आता है। ठग OTP की मदद से दूसरे खातों में अपनी रकम ट्रांसफर कर लेता है। ऐसी ठगी का शिकार वो लोग ज्यादा होते हैं जिनका बैंकों से रोजाना लाखों में लेन देन होता है या जिनके बैंक खाते को कोई और मैनेज करता है। साथ ही जालसाज ठगी के लिए ऐसे दिन को चुनते हैं जिसके आसपास या अगले दिन छुट्टी हो, ताकि पीड़ित पक्ष तत्काल कोई एक्शन नहीं ले सके। सिम स्वैपिंग से बचने के तरीकों की बात करते हैं। सबसे पहले सिम के नेटवर्क जाने पर अपने बैंक खातों को ब्लॉक करा दें। ईमेल चेक करें कि कहीं बैंक की ओर से कोई मैसेज तो नहीं आया है। टेलीकॉम कंपनी से संपर्क कर अपने सिम के नेटवर्क को लेकर जानकारी लें। कई मामलों में ठग कॉल कर ग्राहक से यूनिक पोर्टिंग कोड यानी UPC पूछते हैं। ऐसी कॉल आए तो अलर्ट हो जाएं। कई मामलों में UPC से जुड़ा संदिग्ध SMS आता है। UPC पूछते हैं। ऐसी कॉल आए तो अलर्ट हो जाएं। कई मामलों में UPC से जुड़ा संदिग्ध SMS आता है। ऐसे SMS को इग्नोर करें, क्योंकि जैसे ही आप SMS के लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सिम से जुड़ी जानकारी ठग के हाथ लग जाती है और यहीं पर ठगी का खेल हो जाता है। यानी आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बेहद सचेत और स्मार्ट रहने की जरूरत है, ताकि कोई आपकी गाढ़ी कमाई में सेंधमारी न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साइबर फ्रॉड काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। कई बार जब तक आपको साइबर फ्रॉड का पता चलता है तब तक आपके अकाउंट से पैसे साफ हो चुके होते हैं, लेकिन बैंक अकाउंट से पैसे निकलने के बाद भी आप अपनी गाड़ी कमाई वापस पा सकते हैं। कैसे आप ये कर सकते हैं और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, बता रही है हमारी संवाददाता एकता सूरी। अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है और किसी ने आपके अकाउंट में सेंध मारकर आपके पैसे ले लिए हैं, उड़ा लिए हैं आपके पैसे, तो जैसे ही आपको SMS आता है डेबिट का, उसके बाद आप तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि SMS आने के बाद अगले 3 घंटे जो है साइबर क्राइम ब्रांच की माने तो उसे वो गोल्डन पीरियड कहते हैं। गोल्डन पीरियड इसलिए क्योंकि आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं कि मैं उन ऑनलाइन फ्रॉड्स की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर आप अपना जो ATM पिन है या फिर जो OTP नंबर है आप खुद शेयर करते हैं। ऐसे फ्रॉड्स जैसे कि ATM क्लोनिंग वाले जो फ्रॉड्स होते हैं, कार्ड क्लोनिंग वाले फ्रॉड्स होते हैं कि आपके पास आपका डेबिट कार्ड पड़ा है लेकिन कोई ATM से पैसे निकाल रहा है। ऐसे फ्रॉड्स जिसमें आपका कोई कसूर नहीं लेकिन फिर भी आपके पैसे आपके अकाउंट से गायब हो गए हैं। इन फ्रॉड्स का जैसे ही आपको मैसेज आए 3 घंटों के अंदर अंदर आप एक वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए और वो वेबसाइट है cybercrime.gov.in। cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करेंगे, रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम, फाइल अ कंप्लेन, आई एक्सेप्ट, और उसके बाद आपसे आपका लॉगिन आईडी और दूसरी डिटेल्स मांगी जाएंगी। लॉगिन आईडी अगर नहीं है तो आप नया क्रिएट कीजिए। ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वेबसाइट है। इस पर जब आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे तो आपको एक ऑनलाइन कंप्लेन नंबर मिलेगा। दूसरा स्टेप होगा आपके लिए पुलिस स्टेशन जाना। पहला नहीं, दूसरा स्टेप होगा कि इस ऑनलाइन कंप्लेन नंबर के साथ आप पुलिस स्टेशन जाएंगे। वहां पर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे। उस कंप्लेन की कॉपी और ये ऑनलाइन कंप्लेन नंबर, इन दोनों के साथ आप बैंक जाएंगे। अगर सच में आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है तो बैंक लायबल है अगले 7 दिन के अंदर अंदर केस सॉल्व करने के लिए। आप अगर विक्टिम है तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। सरकार जनता को सस्ती दरों पर गोल्ड खरीदने का मौका दे रही है। दरअसल एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका आ रहा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की पहली सीरीज खरीद के लिए 20 से 24 जून तक खुली रहेगी। इस दौरान निवेशकों के पास बाजार से कम रेट्स में गोल्ड खरीदने का मौका होगा। RBI ने बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 की दूसरी सीरीज आवेदन के लिए 22 से 26 अगस्त के दौरान उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के एक स्कूल में भालू घुस गया। एक भालू जंगल से सीधे स्कूल पहुंचा और कैंपस के अंदर खूब चहलकदमी की। भालू को देखकर छात्र और स्कूल का पूरा स्टाफ कमरों में छिप गया। स्कूल में मस्ती से टहलते इस भालू को देखिए। जनाब जंगल छोड़कर स्कूल में ही पहुंच गए। भालू इधर उधर देखता है और फिर स्कूल के मेन गेट से अंदर चला जाता है।
अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भालू कैसे स्कूल में पहुंच गया। दरअसल ये तस्वीर उमरिया जिले के पाली की है। यहाँ के शासकीय मॉडल हाई स्कूल में दोपहर के वक्त जंगल का रास्ता भटककर भालू सीधे स्कूल में पहुंच गया। भालू पीछे के रास्ते से जंगल से स्कूल में दाखिल हुआ। भालू को देखते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। स्टूडेंट और स्कूल का स्टाफ दहशत में आ गए और भागकर कमरों में छिप गए। स्कूल में एकदम सन्नाटा छा गया। भालू भी पूरे आराम से स्कूल के कोने कोने में घूमा और फिर वापस लौट गया। इस दौरान गनीमत रही कि भालू का किसी से आमना सामना नहीं हुआ, वरना कोई भी हादसा हो सकता था। फिलहाल गांव के लोग भालू के आने से खौफजदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। असम में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। दिमा हासो में नेशनल हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हो गया। वहीं राजधानी गुवाहाटी में जबरदस्त बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। असम के दीमा हासो जिले की ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड होने की वजह से ट्रक फंस गया। बारिश का पानी खतरनाक तरीके से अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। ट्रक के नीचे एक कार भी फंसी है। हाफलोंग सिलचर नेशनल हाईवे 27 जो जिला हेडक्वार्टर को जोड़ता है, वो भूस्खलन के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। साथ ही सिलचर और मेघालय के बीच लुमसानंग में लैंडस्लाइड के कारण हाईवे बंद हो चुका है। इस हाईवे पर ट्रैफिक बंद होने की वजह से सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। वहीं बगाई गांव में रेलवे कारखाना सहित रेलवे कॉलोनी के घरों में बारिश का पानी भर जाने के कारण सब कुछ ठप हो गया। आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घर का सारा सामान डूब गया है। लोग रात रात भर जागकर पानी कम होने की राह देख रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से मुसीबत कम ही नहीं हो रही। भारी बारिश का कहर बांसका जिले में भी देखने को मिला। यहाँ भारी बारिश की वजह से एक पुल गिर गया। ये पुल बारिश का कहर नहीं झेल पाया। पुल के गिरने की वजह से आसपास के इलाकों में रहने वालों को काफी परेशानी हो रही है। असम सरकार के मुताबिक राज्य के 18 जिलों की 74,000 से अधिक आबादी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। राजधानी गुवाहाटी में भी बारिश ने कहर बरपाया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। शहर के करीब सभी इलाकों में पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है। असम से सुमित सेनगुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की कर लेते हैं। 2 साल में बाजार की सबसे बड़ी वीकली गिरावट आज देखने को मिली है। इस हफ्ते निफ्टी 6.5% लुढ़का। कारोबार के अंत में निफ्टी में 67 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये इंडेक्स 15,300 के लेवल के पास बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स में 135 अंकों की गिरावट के साथ 51,360 के लेवल पर बंद हुआ। और मार्केट में आज किस तरह का एक्शन था, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, कुशल गुप्ता। बताइए कुशल। जी, तो इस हफ्ते हमने देखा कि बाजारों में भारी गिरावट का हमें एक्सपीरियंस करने को मिला। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी में हमें आती हुई नजर आई है। इसके पहले मई 2020 में ये गिरावट आती हुई नजर आई थी, इससे ज़्यादा की गिरावट थी, पर अब आप देखिए तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 5-5.5% तक की गिरावट आती हुई दिख रही है। और कहीं ना कहीं इसका जो क्लियर कट इम्पैक्ट है निफ्टी के काफ़ी सारे स्टॉक्स में तो था ही, साथ ही ब्रॉड बेस स्पेस में आप देखिए तो निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी इस हफ्ते लगभग 6 से 8% तक लुढ़कते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा जहां पर गिरावट रही उसमें ओएनजीसी टॉप लूजर निकल कर आया, करीब 14% की गिरावट थी। साथ ही हिंडाल्को यहां पर भी 13-13.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिली। और आईटी शेयरों में इस हफ्ते खासा दबाव आता हुआ नजर आया। हालांकि गेनिंग ग्राउंड जो है केवल एक स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल्स में आते हुए दिखे। इनफैक्ट टॉप लूजर्स अगर आप देखेंगे तो आरबीएल बैंक काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखी और आज तो अगर आप देखें तो 80 के नीचे भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 29% की फॉल यहाँ पर पूरे हफ्ते में हमें देखने
देखने को मिली। साथ ही मैस्टेक काफ़ी ज़्यादा चर्चित था, MRPL वहाँ पर 21% की गिरावट थी। और टॉप गेनर्स में बात करेंगे तो VIP इंडस्ट्री संभलता हुआ नजर आया, करीबन 10% की तेजी यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो कोई भी सेक्टर जो है हरे निशान में बंद होने में असफल रहा। इनफैक्ट गिरावट में सबसे ज़्यादा मेटल्स काउंटर्स पिटते हुए दिखे, लगभग 9% से ज़्यादा का इंडेक्स लेवल पर गिरावट थी पूरे हफ्ते। वहीं टॉप लूजर नाल्को निकल कर आया, करीबन 16% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर थी और हिंडाल्को में भी 14% तक की गिरावट पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिली। इनफैक्ट IT स्पेस में भी प्रॉफिट बुकिंग लगातार जारी है और यहाँ पर भी आप दबाव देखिए, एम्फेसिस सबसे ज़्यादा 13% तक लुढ़का, टेक महिंद्रा भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही लुढ़कते हुए नजर आए। और आज के दिन में भी हमने देखा कि एनर्जी स्पेस की जो स्टॉक्स है वहाँ पर भारी दबाव था और पूरे हफ्ते भी अगर आप देखें तो ONGC समेत IOC, NTPC, BPCL पर भी खासा दबाव देखने को मिला। और अंत में बैंकिंग स्पेस पर भी आपको लूजिंग ग्राउंड ही आते हुए दिखे, जिसमें इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 10% तक की दादा की गिरावट यहाँ पर भी दर्ज होती हुई नजर आई। तो ओवरऑल जिस तरह का सेंटिमेंट इस हफ्ते रहा वो काफी गिरावट भरा था। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते क्या एक यू टर्न आता है या फिर गिरावट का ये जो दौर है ये जारी रहता है। और आइए जरा US मार्केट का हाल भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरह के कारोबार दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी बाजारों का हाल आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो डाउ जोन्स में तो सुस्ती दिखाई दे रही है, 202 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल लगभग 152 अंकों की गिरावट के साथ 29,782 के स्तर पर। और नैस्डैक में थोड़ा तेज़ी ज़रूर है, हालांकि फ्लैटिश शुरुआत 10,679 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मिले जुले संकेतों के साथ एक फ्लैटिश शुरुआत फिलहाल अमेरिकी बाजारों में दिख रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि WTO में भारत की सभी बातें मान ली गई हैं। उन्होंने कहा कि अनियमित फिशिंग पर नियंत्रण को लेकर भारत अपनी मांग मनवाने में सफल रहा। गोयल ने कहा कि दवाओं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर छूट की मांग मानी गई, साथ ही WTO में रिफॉर्म पर विचार करने की भारत की मांग भी मानी गई। गोयल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा पर बात समझाने में भारत 100% सफल रहा। उन्होंने कहा कि फिशरीज क्षेत्र में अभी सब्सिडी पर कोई रोक नहीं लगी है। फिशिंग करते हैं, अवैध फिशिंग करते हैं, अवैध मच्छी पकड़ते हैं। जो लोग मच्छी पकड़ते हैं लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, या जो रेगुलेशन के बाहर काम करते हैं, जिसको इलीगल, अनरेगुलेटेड, अनरिपोर्टेड IUU फिशिंग कहते हैं, उस पर नियंत्रण लाने में हम सफल हुए। स्विस बैंकों में भारतीय कंपनियों और लोगों का पैसा 2021 के दौरान 50% बढ़ गया। इस दौरान ये 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ये रकम करीब 30,500 करोड़ रुपए है। इससे भारत में स्विट्जरलैंड के बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थानों में जमा पैसे भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। इससे पहले 2020 के अंत तक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का करीब 20,700 करोड़ रुपए जमा था। ये स्विस बैंकों में भारतीयों की ब्लैक मनी नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने विकीलीक्स के जूलियन असांजे को अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की मंजूरी दे दी है। असांजे ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं, उन पर जासूसी का आरोप है। आपको बताएं कि जूलियन असांजे 2019 से लंदन की बेलमार्श जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से उन्हें प्रत्यर्पित करने की कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी को सार्वजनिक किया गया है। नाटो देश बहुत जल्द यूक्रेन की उस मांग को पूरा कर सकते हैं जिसमें उन्होंने रूस के मुकाबले के लिए भारी हथियारों की मांग की थी। माना जा रहा है कि नाटो देश सबसे पहले यूक्रेन को 6 ट्रक से दागे जाने वाले स्पेशल होवित्ज़र यूनिट देंगे। फ्रांस इसकी 12 यूनिट पहले ही यूक्रेन को दे चुका है। रूस इन मिसाइलों के हमले से परेशान है और इसकी वजह से उसे दक्षिणी यूक्रेन के खेरसॉन पर कब्जा छोड़ना पड़ा। कीव में मीडिया से बातचीत के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूक्रेन अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, उसकी आज़ादी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। अर्जेंटीना में महंगाई और रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अर्जेंटीना में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। खाने पीने के सामान से लेकर तमाम जरूरी चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं।
अर्जेंटीना में हजारों की संख्या में लोग बढ़ती महंगाई और रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। ब्यूनस आयर्स की मुख्य सड़कों पर हाथों में तख्तियां लिए हुए नौजवान सामाजिक कार्यक्रमों, राजकीय सहायता और काम करने के बेहतर हालात की मांग कर रहे थे। अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति दर इस समय 60% के ऊपर है। विरोध प्रदर्शन में शामिल मजदूर संगठनों और युवाओं ने अर्जेंटीना के मंत्री जुआन जबलेटा से मिलने की उम्मीद में सामाजिक विकास मंत्रालय की तरफ मार्च किया, लेकिन उन्होंने पहले ही प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर दिया। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के मद्देनजर तेल की कीमतों में इजाफे ने कई देशों में महंगाई को बढ़ा दिया। अर्जेंटीना में भी मई महीने में खाने पीने की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ गईं। इस साल के अंत तक वार्षिक मुद्रास्फीति 70% से अधिक होने का अनुमान है, जिससे बचत और वेतन पर दबाव पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चिली की बारबरा हर्नांडेज ने तैराकी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच तैरकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज करा लिया है। चिली की तैराक बारबरा हर्नांडेज ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर तहलका मचा दिया है। बारबरा ने प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच एक समुद्री मील तैरकर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बारबरा हर्नांडेज ने ये दूरी 15 मिनट 3 सेकंड में पूरी की। इतना ही नहीं, वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन ने बारबरा हर्नांडेज को दोनों महासागरों के बीच 3 समुद्री मील यानी 5500 मीटर तैरने वाली पहली तैराक होने के लिए भी सम्मानित किया है। बारबरा के लिए ये रिकॉर्ड बनाना आसान भी नहीं था। तैराकी के दौरान चिली की नौसेना ने कड़ी निगरानी रखी। उन्हें किसी भी तरह की सहायता पाने और आराम करने के लिए रुकने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बारबरा हर्नांडेज ने अपने हौसले से मुश्किलों का सामना करते हुए तैराकी में नया रिकॉर्ड बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेरू में इस साल कड़ाके की ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड की वजह से पारा -21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इस बीच मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। पेरू में जबरदस्त ठंड ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। भयंकर ठंड की वजह से पारा लगातार गिरता जा रहा है। पेरू में इस साल का सबसे कम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर येलो और रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि पेरू में सर्दियों की शुरुआत 21 जून से होती है, लेकिन इस बार ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर दिखाया है। सर्दियों ने जल्दी ही दस्तक दे दिया है। कई इलाकों में घास पर बर्फ की मोटी परत देखने को मिल रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए जानवरों को भी कंबल पहनाए गए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जानवरों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इससे पहले मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खुशहाल देश, साधन संपन्न शहरों के बारे में आप आए दिन सुनते रहते होंगे, लेकिन आज आपको बताने जा रहे हैं हम दुनिया के सबसे निराशाजनक शहर के बारे में। हम भारत के कई शहरों की हवा को जहरीला और प्रदूषण भरा कहते हैं, लेकिन दुनिया में एक शहर ऐसा है जिसमें इतना जहर घुल चुका है कि लोगों को यहाँ कुछ साल रहने में ही कई बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए इस शहर को पृथ्वी का सबसे निराशाजनक शहर यानी मोस्ट डिप्रेसिंग सिटी कहा जाता है। रूस के नोरिल्स्क शहर के मुश्किल हालातों के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस शहर में ना तो आना जाना आसान है, ना ही कोई बेसिक सुविधाएं हैं और ना ही यहाँ परिवार बसते हैं, लेकिन तब भी यहाँ चल रहे प्रोजेक्ट में लोग काम करने आते हैं। समस्याओं के बावजूद यहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के कर्मचारियों की प्रति माह $986 से अधिक की कमाई है, जो रूस की औसत आय से अधिक है। दुनिया का सबसे उत्तरी शहर नोरिल्स्क ये रूसी खनन के लिए जाना जाता है। ये इतना दुर्गम है कि सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। इस शहर को पृथ्वी पर सबसे निराशाजनक जगह के रूप में लेबल किया गया है।
ये शहर मॉस्को से 1800 मील की दूरी पर है। शहर से आने जाने के लिए केवल एक माल ढुलाई लाइन चलती है। यहाँ तक कि बंदरगाह शहर दुडिंका, जो शहर को समुद्री मार्ग से जोड़ता है, सर्दियों में जम जाता है। इस शहर तक तब पहुंचने का एकमात्र जरिया हवाई है, लेकिन ये भी उतना ही कठिन है जितना कि ये रूस के दूर दराज के कोने में है। इस शहर के अधिकांश लोग मजदूर हैं, लेकिन उन्हें नौकरी के अवसर की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हैशटैग याद रखिए, हैशटैग जी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा।